नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन विंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अपेक्स बैंक में जो अभी भर्ती निकली है, जो सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए 398 पद है, उससे संबंधित जो 25 नंबर का सहकारिता विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन आने हैं, उन क्वेश्चन में अभी ये 1997 में जो भर्ती हुई थी वहां तक भर्ती हुई है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंतर्गत हुई थी। अभी जो क्वेश्चन का पैटर्न है कैसे आएगा, क्या वो न्यूमेरिकल आएगा कि क्या आएगा, क्या संख्यात्मक डाटा आएगा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है, क्योंकि बैंक से संबंधित जो योजनाएं हैं वो हमने अभी तक पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो टीम है कंपटीशन विंग, वो आगे चल के आपके लिए आज से ही शुरू हो रही है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड सीरीज लाएगी, ना कि एमसीक्यू बेस्ड सीरीज, आपको उसके साथ विथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड। नाबार्ड से संबंधित आज मैं आपको 22 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, और उसको क्वेश्चन कराने से पहले कुछ बेसिक बातें जो नाबार्ड के बारे में जाननी चाहिए, आपके इतिहास के बारे में इसको जाननी चाहिए। तो नाबार्ड के बारे में जानना जाए तो सबसे पहले नाबार्ड क्या है ना। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई वो 1982 में ही क्यों हुई, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इनकी स्थापना आजाद भारत के 32 मतलब गणतंत्र भारत के 32 सालों बाद क्यों हुई। तो इसकी हिस्टोरी को अपन समझने से पहले थोड़े से जानते हैं हिस्टोरी। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका आरबीआई का है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले जब 1950 से जब इंडिया में खेती को प्रमोट करना चालू किया गया, 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई। तो जो फंड उपलब्ध कराया जाता था वो आरबीआई के सजेशन के आधार पे कराया जाता था, और आरबीआई के अंतर्गत 3 बॉडी काम करती थी, है ना। एक था आपका एआरडी बॉडी था, एक है आपका एआरसी बॉडी था, और एक है आपका एआरसीडी बॉडी। ये तीनों बॉडी काम करती थी किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना है उसके लिए फंड उपलब्ध कराने के लिए ये तीनों बॉडी काम करती थी। और ये तीनों बॉडी किसके अंडर में काम करती थी, तो ये आरबीआई के अंडर में काम करती थी। आरबीआई के ये अंडर में काम करती थी, और ये तीनों बॉडी किसको सजेशन देती थी, आरबीआई को। आरबीआई किसको सजेशन देता था, योजना आयोग को सजेशन देता था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये जो तीनों बॉडी काम करती थी इसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा था कि 3 बॉडी है, अपन को सजेशन एक कंबाइंड रूप से चाहिए, कंपाइल्ड रूप से चाहिए। तो आगे चल के एक कमेटी का गठन होता है, उस कमेटी का गठन होता है, वो कमेटी गठित होती है आपकी कब, 30 मार्च, ये डेट आपको याद रख लेना है, 30 मार्च 1970 को एक कमेटी गठित होती है जिसका नाम रहता है आपका क्रैफी कार्ड समिति। ठीक है, क्रैफी कार्ड समिति, ये समिति का गठन किया जाता है। तो इस समिति का गठन क्यों किया जाता है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था, ये जो तीनों बॉडी थी उनको मिलाकर एक बॉडी का गठन करना, जो प्रत्यक्ष रूप से क्या करे, आरबीआई को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसको सजेशन दे, और वही आरबीआई आगे चल के गवर्नमेंट को सजेशन दे। ठीक है, तो इन तीनों बॉडी को मिलाने का सुझाव क्रैफी कार्ड समिति ने दिया, और इस क्रैफी कार्ड समिति का अध्यक्ष कौन था, इस समिति का अध्यक्ष था भाई आपका सीवी रमन जी। ठीक है, सीवी रमन जी। और यही सीवी रमन जी आगे चल के क्या बनते हैं, जब नाबार्ड की स्थापना होती है, कब, ये नाबार्ड की स्थापना हो जाती है 12 जुलाई 1982। 1982 को जब इसकी स्थापना होती है तो प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, सीवी रमन जी बनते हैं, है ना। इस चीज को आपको याद रख लेना है, सीवी रमन जी प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। और वर्तमान में कौन है नाबार्ड के अध्यक्ष, अभी है साजी केवी जी। ठीक है, ये सभी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। नाबार्ड की स्थापना तो इस समय होगी, लेकिन किस एक्ट के माध्यम से हुई, एक्ट था आपका 1981 का एक्ट था। लेकिन उस एक्ट क्रमांक क्या था, एक्ट क्रमांक था आपका 61। इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अगर इसकी मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय कहां है, नाबार्ड का मुख्यालय ये मुंबई में है। ठीक है, ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर इसकी जो फंक्शनल डेवलपमेंट है, इसके कौन कौन से आधारभूत कार्य है, तो आप जानते हैं नाबार्ड 3 प्रकार के ऋण मतलब लोन प्रोवाइड कराता है, किसको,
पूरे बैंक को, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर से संबंधित कोऑपरेटिव बैंक को नहीं उपलब्ध कराता, ये पूरे जितने भी इंडिया में होल बैंक है, जो बैंक आरबीआई के स्पष्ट निर्देशन अनुसार कार्य करता है। ऐसा नहीं है, देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि नाबार्ड किन किन बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो वहां पर व्यापारिक बैंक रहेगा, आप उसको नहीं मारोगे, आप सीधा कोऑपरेटिव बैंक को ABCD वाला ऑप्शन आएगा या फिर अबसदा वाला ऑप्शन आएगा, आप कोऑपरेटिव बैंक और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन सभी चीजों को आप मारोगे, ठीक है। लेकिन आपको याद रखिए, नाबार्ड पूरी तरह से इंडिया में जितने भी बैंक है जो आरबीआई के अंडर में आते हैं उसको लोन प्रोवाइड कराता है। लोन प्रोवाइड कराएगा तो इसका मतलब नहीं है कि वो बैंक किसी भी क्षेत्र में उस लोन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, है ना। ग्राहकों को उन्हीं क्षेत्रों में लोन दिया जाता है, किन क्षेत्रों में, 50% क्षेत्र वो प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए। प्राथमिकता श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका एक ट्रिक है, आगे चल के हम देखेंगे, एक सीमा करके ट्रिक है, ये आगे करके हम देखेंगे। इसकी कितने प्रारंभिक क्षेत्र है, तो एक प्राथमिकता क्षेत्र है जो 7 प्राथमिकता क्षेत्र है। इन सभी चीजों को आपको याद रख लेना। 3 प्रकार का क्या उपलब्ध कराता है नाबार्ड, तो लोन प्रोवाइड कराता है। इनका कार्य कहाँ है, कितना कार्य है इसका, तो जितना भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र है उसको इसका मेन कार्य है। और एक रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट में और क्या रहेगा, अगर रिपोर्ट की बात किया जाए तो नाबार्ड कौन सा रिपोर्ट यहाँ पे उपलब्ध कराएगा, देखिए नाबार्ड की संस्तुतियां, नाबार्ड की संस्तुतियां में आइए तो देखिए, जब बजट का निर्माण होता है इंडिया में, जब बजट का निर्माण होता है तो उस समय ग्रामीण अवसंरचना और एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी डेवलपमेंट है उनमें बजट किस प्रकार से निर्धारित होनी चाहिए, ये सभी रिपोर्ट नाबार्ड देता है। किसको, इंडियन गवर्नमेंट को देता है। और वही इंडियन गवर्नमेंट आगे चल के अपने बजट में इसकी संस्तुतियों को प्रावधान करती है, ठीक है। तो संसद को ग्रामीण अवसंरचना और कृषि अवसंरचना से संबंधित रिपोर्ट कौन सौंपता है, ऐसे करके आपको अगर आ गया तो आपको नाबार्ड लेना है ना। वहां पे आपके ऑप्शन में भी आरबीआई रहेगा, लेकिन याद रखिए आरबीआई सिर्फ रेगुलेट करती है, लेकिन नाबार्ड क्या करती है, उसको रिपोर्ट सौंपती है। किसको, सीधे इंडियन गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट देती है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे का जो इतना भी कंफ्यूजन रहेगा उसको मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा। चलो क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, नाबार्ड में किस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष बनाया गया। तो देखिए नाबार्ड में किस वर्ष ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, ये है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष बनाया गया। अब बताइए, देखिए इसका सबसे पहले तो ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष क्या है, इसको बोलते हैं RIDF बोलते हैं, है ना। तो इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये डेवलपमेंट फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1995-96 में, है ना। ये 1995-96 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये एक डेट है जब, अब इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि नाबार्ड के अंतर्गत बहुत सारे वित्तीय संरचना कोष पाए जाते हैं। उनमें एक संरचना कोष है, उसका नाम है ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष। अब ये क्या करेगी, नाबार्ड की बहुत सारी विंग है, उसमें ये एक विंग है। अब ये क्या करेगी, जो रूरल क्षेत्रों में क्या करता है, जैसे सड़क का काम है ना, पुल निर्माण का काम है, खेत कृषि सुधार का काम है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के से संबंधित जितने भी फंड नाबार्ड डालता है, जो पैसा डालता है नाबार्ड, वो RIDF के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि आपने अपने गांव में देखा होगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आपने नाम सुना ही होगा, तो उसमें जो देखना एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है RIDF से प्रदत्त लिखा रहता है, वो RIDF और कुछ नहीं, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1995-96 में। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, नाबार्ड को अधिनियमित 1981 के किस एक्ट क्रमांक, देखिए एक्ट क्रमांक लिखा है मैंने, एक्ट क्रमांक के द्वारा किया गया। नाबार्ड खुद एक एक्ट है ना, नाबार्ड के अंतर्गत एक एक्ट क्रमांक होता है। देखिए एक्ट क्रमांक क्या होता है कि भारतीय संसद में जब एक्ट पारित किया जाता है तो उसमें एक क्रमांक डाला जाता है
हर एक्ट में एक क्रमांक डाला जाता है, उसी को बोला जाता है एक्ट क्रमांक। तो एक्ट क्रमांक कौन सा है? तो देखिए नाबार्ड अधिनियम खुद एक्ट किस में आया है? एक्ट आया है इसका 1981 में, ये एक्ट आया है और 1982 में इसकी स्थापना हो रही है। ठीक है, लेकिन ये एक्ट क्रमांक कितना है? तो एक्ट क्रमांक है 61। इसको आपको याद रख लेना है, ये आ चुका है आरआरबी के क्वेश्चन में, ये आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की प्राथमिकता श्रेणी के क्षेत्र में क्या आता है? अब देखिए नाबार्ड बहुत सारे काम करता है। हम क्या अमूमन मान लेते हैं ग्रामीण अवसंरचना और कृषि से संबंधित उसमें नाम में है ना नाबार्ड, तो वो उसी से क्षेत्र से काम करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी मेन प्रायोरिटी जो रहती है, मेन प्रायोरिटी है वो 7 क्षेत्रों में आती है। उसका नाम है देखिए HRC में एक ट्रिक है, इसको आपको याद रखिएगा क्योंकि आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा, अब सादा के फॉर्म में भी आ सकता है ना। अभी तक पेपर नहीं हुई तो क्या पता किसी भी फॉर्म में ले ले क्वेश्चन को। देखिए HRC में क्या है? एच से है हाउसिंग, हाउसिंग से संबंधित। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है, उसके लिए हाउसिंग से संबंधित कौन लोन प्रोवाइड करा सकता है? नाबार्ड भी करा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी है, जो सौर ऊर्जा है, उससे संबंधित भी फंड उपलब्ध कराएगा, नाबार्ड ही करा सकता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इससे संबंधित है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इससे संबंधित रेट प्रोवाइड कराती है। ये इनकी प्राथमिकता श्रेणी है। एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट करना है। अब इस एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है कि भारी भरकम चीज जहाज वहाज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, गाड़ी वाड़ी का एक्सपोर्ट नहीं, वैसा नहीं है। कुटीर उद्योगों से संबंधित जितने भी एक्सपोर्ट चीजें हैं उससे संबंधित जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो एक्सपोर्ट क्षेत्र में आता है। एक है आपका MSME क्षेत्र है, सूक्ष्म लघु जो उद्योग क्षेत्र है, वहां पे कुटीर उद्योग है, बांस उद्योग है ना, जो ग्रामीण अवसंरचना को या फिर ग्रामीण जो वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करते हैं, उससे संबंधित ये करेगा MSME में। और एक है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे कि आपका ऋण जो प्रोवाइड किया जाता है प्राथमिक कृषि साख समिति के माध्यम से, है ना, केंद्रीय बैंक के माध्यम से, अपेक्स बैंक के माध्यम से, तो ये सभी चीजें इसकी प्राथमिकता श्रेणी में आती है। ओके, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए ये 6 श्रेणी है, सॉरी 7 श्रेणी बोल दिया था, ये 6 श्रेणी है इसकी प्राथमिकता श्रेणी में। ओके, तो देखते हैं इसका हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, सोशल इंफ्रा हो गया, एजुकेशन हो गया, MSME हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड में वर्तमान में नाबार्ड में RBI की अंशधारिता कितनी है? अब बताइए क्या है? तो आप सीधा इसका आंसर क्या मार दोगे? ये 40% है ना, ये 0.40% है। तो ये आपका आंसर होता कब? जब 2019 से पहले, जब नाबार्ड में क्या हुआ, नाबार्ड अधिनियम का एक बार संशोधन किया। कब? 2019 में एक संशोधन हुआ। इस संशोधन में ये बोला गया कि नाबार्ड, RBI ये कहता था कि नाबार्ड हमारी क्या है? सब्सिडायरी बॉडी है, हमारी क्या है? अंशधारिता बॉडी है। इसमें हमारा पैसा लगा हुआ कितना? 0.40% हमारे पैसा लगा हुआ है। तो इसमें विवाद होता था कि देखिए आपने RBI के फंक्शन में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। RBI अपनी एक निश्चित कमाई का एक अंश किसको देती है? इंडियन गवर्नमेंट को देती है। तो इसमें जो विवाद का विषय हो रहा था, नाबार्ड की कमाई से संबंधित का विषय का विवाद हो रहा था। तो इसकी कमाई का कुछ अंश क्या करता था? RBI खुद रख लेता था और कुछ अंश इंडियन गवर्नमेंट को देता था। ठीक है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का उस समय उसकी अंशधारिता थी 99.60% इसकी अंशधारिता थी। ठीक है, तो इसमें विवाद होता था। तो बाद में क्या किया मोदी गवर्नमेंट में, ये 2019 में संशोधन किया गया कि इसकी जो 40% जो शेयर धारिता था, सॉरी 0.40 शेयर धारिता था RBI की, उसको खत्म कर दिया गया। और आगे चल के नाबार्ड क्या हो गया? 2019 के बाद ये पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट के अंशधारिता में आ गया। तो नाबार्ड में RBI की अंशधारिता वर्तमान में क्या है? कोई अंशधारिता नहीं है, इसको याद रख लेना। इसकी अंशधारिता में सबसे पूरी तरह से योगदान किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान है। ठीक है, ये बात आपको समझ में ही। अगर 2019 से पहले बोलता है तो 0.40% आएगा, 2019 के बाद अगर बोलता है आएगा तो उसमें कोई अंशधारिता नहीं है। ठीक है, कब संशोधन किया गया ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 2019 में ही, इसको आपको याद रखनी है। चलो, प्रायः नाबार्ड की प्राथमिक अंश पूंजी कितनी थी? देखिए प्राथमिक अंश पूंजी जब नाबार्ड की स्थापना किया गया, कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई।
है ना। तो इस समय इसकी अंशधारिता कितनी थी? इस समय नाबार्ड एक्ट जो आया था उस समय इसकी अंशधारिता, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत इसकी अंशधारिता जो लिमिट थी उसको किया गया था 100 करोड़। याद रखिएगा, कई बुक में आपको 500 करोड़ मिलता है, तो 500 करोड़ कैसे आएगा इसको मैं बताता हूं। देखिए ये है इसकी अंश पूंजी थी, ये अंश पूंजी मतलब इतनी पूंजी लगाकर उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अनेक संस्थाओं ने इसके योगदान में क्या किया, इसकी स्थापना में योगदान दिया। आगे चल के ये क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ते हुए ये इसकी संग्रह पूंजी कितनी आगे बढ़ गई, 500 करोड़। 500 करोड़ इसकी आरंभिक संग्रह पूंजी थी, आरंभिक संग्रह पूंजी। ये दोनों में आपका अंतर है ना, इसको आपको याद रख लेना है। 500 करोड़ की आरंभिक संग्रह पूंजी मतलब बहुत सारी संस्थाएं इसमें आ गई, उसके बाद योगदान दिया, 400 करोड़ का इसमें योगदान दिया, दोनों मिलकर कितना हो गया 500 करोड़। तो दोनों अगर क्वेश्चन में अंतर है, देखिए अंश पूंजी बोलेगा तो 100 करोड़, प्रारंभिक संग्रह पूंजी बोलेगा तो 500 करोड़। अभी इसकी पूरी तरह से संग्रह पूंजी, इसका टर्नओवर कितना है नाबार्ड का, तो देखिए अभी इसका जो टर्नओवर है ये हो गया है 14,080 करोड़। 14,080 करोड़ इसका टर्नओवर है अभी। ये अभी इसकी अंशधारिता अभी जो है इसका पूरी तरह से टर्नओवर है 14,080 करोड़। लेकिन जब नाबार्ड में एक संशोधन किया गया, कब 2020 में संशोधन किया गया, तो ये जो संग्रह अंश पूंजी था जो 100 करोड़, इसको बढ़ाकर 2020 में कितना करोड़ कर दिया गया, यही बढ़ाकर कितना कर दिया 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ इसको बढ़ाकर कर दिया गया, कब 2017 में, सॉरी 20 नहीं है 17 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया। मतलब नाबार्ड अपना संग्रह पूंजी या फिर उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना कर सकता है, 30,000 करोड़ तक ये कर सकता है। ठीक है, 30,000 करोड़ तक ये कर सकता है, इसको आपको याद रख लेना है। अब देखिए ये उसका पूरा टर्नओवर है, लेकिन अभी इसका पास कैपिटल कितनी है नाबार्ड के पास, 14,080 करोड़। मतलब अभी अगर नाबार्ड को मान लीजिए 31,000 करोड़ करना है या फिर 30,000 करोड़ से ज्यादा करना है तो उसमें भी संशोधन लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाबार्ड कमाई करती जा रही है ना, तो इसका मतलब इसकी पूंजी कितने भी बढ़ सकती है, एक लिमिटेशन है, मान दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो अभी इसकी जो टर्नओवर जो संपत्ति रहेगी वो 30,000 करोड़ से ज्यादा की नहीं हो सकी। ये सभी इंपॉर्टेंट डाटा हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? अब देखिए नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, और 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो देखिए 1980 से 1985 के बीच ये 6वीं पंचवर्षीय योजना थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना है ना, जिसकी शुरुआत किसने की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी, है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, ये आपका 6वां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है? अब देखिए इसमें आ गया अपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मध्य श्रेणी का बैंक, आरबीआई का सहायक बैंक, व्यापारिक व सहकारी बैंक। आप बोलोगे यहाँ व्यापारी आया है तो इसको डिलीट कर दिया, चलो ठीक है इसको डिलीट कर दिए। आरबीआई का सहायक इसको होल्ड कर देते हैं। मध्य श्रेणी का बैंक, ये भी मध्य श्रेणी का बैंक नहीं है। अब अपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपके अनुसार से ये गलत हो रहा होगा, लेकिन बता दूं सही यही है। ठीक है, यही सही है। कैसे? ये यहाँ पर आरबीआई का सहायक बैंक नहीं है, समझ रहे हो। आरबीआई जो फंड का ऊपर से भेजती है जो पैसा, उसी को ये क्या करती है, दूसरे बैंकों पर बांटती है, इसी को बोलते हैं रीफाइनेंस बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये किस प्रकार का बैंक है? ये है आपका अपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शीर्षस्थ बैंक है। ठीक है, ये टॉप लेवल का बैंक है, और किस क्षेत्र में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा अपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको रीफाइनेंस बैंक मैंने क्यों बोला, एक रीफाइनेंस बैंक होता है, देखिए रीफाइनेंस हो गया, ये इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, पुनर्वित्त, पुनर्वित्त बोल देते हैं। अब देखिए पुनर्वित्त क्या है और वित्त क्या है। एक वित्त का नाम सुनते हो, वित्त मतलब फाइनेंस, और रीफाइनेंस में क्या अंतर है। नाबार्ड अगर किस प्रकार की कंपनी है ऐसा करके आपको बोला जाए तो होगा आपका रीफाइनेंस कंपनी है। रीफाइनेंस और वित्त में ये अंतर है, रीफाइनेंस मतलब जैसे कि कोई एक बैंक है ए, एक बैंक है बी, एक बैंक है
सी है, डी है, ई है, एफ है, इस प्रकार से बैंक है। शीर्षस्थ बैंक कौन है? नाबार्ड से किसको सहायता मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो आता है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे ये क्या है? बी वाला बैंक है, ये नाबार्ड है। नाबार्ड इससे क्या ले रहा है? फंड उपलब्ध, मतलब आरबीआई इसको फंड उपलब्ध करा रहा है। अब नाबार्ड क्या करेगा? अपना फायदा ना देख के वो किसको उधार में देगा? मतलब खुद तो उधार लिया है और वो दूसरे को खुद उधार दे रहा है। ये बैंक सी को उधार देगा, बैंक डी को, बैंक ई को, बैंक एफ को। ये व्यापारिक बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, हाउसिंग बैंक हो गया। इस प्रकार से बैंकों को ये क्या करा रहा है? वित्त का उपलब्ध करा रहा है और खुद उधार लिया हुआ है। तो ऐसा बैंक जो खुद उधार लेकर दूसरे को उधार में देता है वो कहलाता है रिफाइनेंस। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का पुनर्वित्त फंड किस बैंक के द्वारा लिया जाता है? देखिए, नाबार्ड का पुनर्वित्त फंड किस बैंक के द्वारा लिया जाता है? ये वर्ड में बता रहा हूं ना, ये विश्व में, याद रख लो, विश्व की बात हो रही है, विश्व में। तो देखिए, आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष, और ये है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, जो एशिया में काम करता है। और एक है आपका वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद है ब्रिक्स बैंक, जो ब्रिक्स संगठन है जिसका हाल ही में विस्तार हुआ है। किसमें करेगा? तो देखिए, इसमें ना आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए क्वेश्चन को। आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ शर्त सहित क्या करता है? लोन देता है। समझ में आ रहा है? जब इंडिया में क्या था अपना 1991 का जो संकट आया था, उस समय किसने ही दिया था अपन को लोन? आईएमएफ ने दिया था, शर्त सहित लोन। इसलिए आईएमएफ को क्या बोला जाता है? अमीर देशों का बैंक बोला जाता है। वही बैंक क्या मान सकता है उसकी शर्त को? जो अमीर है, जो अपने आप का डेवलपमेंट कर सकता है किसी भी स्थिति में। एक गरीब देश थोड़ी ना कर सकता है। तो ये आईएमएफ ना एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, जैसे हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट बनाना है, बांध बनाना है, बड़ा सा बांध बनाना है ना, बड़े बड़े राजमार्ग बनाने हैं, स्टेट हाईवेज बनाने हैं, उसके लिए आईएमएफ प्रोवाइड करता है ना। और जो छोटे छोटे ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित है, आपका सौर ऊर्जा के लिए बढ़ावा देना है ना, नदी नाले बनाना है, जो छोटे छोटे ग्रामीण स्तर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो दिया जाता है वो लोन, ये वर्ल्ड बैंक में दिया जाता है। आपने अगर पीएससी का मेंस वगैरह दिया होगा या फिर प्री भी पढ़ा होगा, इन दोनों में आपका अंतर रहा होगा। तो ये आंसर हो गया आपका वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। दो बैंक ये आपका रीफाइनेंस उपलब्ध कराती है, किसको? नाबार्ड को। ठीक है, याद रखिएगा, आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। चलिए, नाबार्ड की समीक्षा के लिए आरबीआई ने किस समिति का गठन किया था? अब देखिए क्या क्या है। आरवी गुप्ता समिति, ग्राफिक समिति, अशोक मेहता समिति, स्वामीनाथन समिति। आरवी गुप्ता समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, आपने केसीसी का नाम सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसकी शुरू हुआ था नाबार्ड के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना शुरू किया गया था अगस्त 1998 में, तो ये डिलीट हो गया। ग्राफिक कार्ड समिति को होल्ड कर देते हैं। अशोक मेहता समिति है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में, है ना। बलवंत राय मेहता समिति के बाद इसी का स्थापना हुआ था। तो ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है ना, जो द्विस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना करता है। उसके बाद स्वामीनाथन समिति है, जो उत्पादन कितना होना चाहिए बोला था? एमएसपी को 1.5 गुना होना चाहिए बोला था एमएसपी को। स्वामीनाथन समिति। तो बचा क्या? ग्राफिक कार्ड समिति। और इस ग्राफिक कार्ड समिति की स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1979 को इसकी स्थापना हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो शिवरमन जी थे। शिवरमन समिति पढ़ते हो ना, इसी की स्थापना, इसी की सिफारिश पर ही नाबार्ड की स्थापना हुई है। और यही शिवरमन जी आगे चल के क्या बनते हैं? नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ओके, चलिए, नाबार्ड की स्थापना किन वित्तीय निकाय के प्रतिस्थापन के बाद की गई थी? मैंने बताया, आपको शुरू में बता दिया था, नाबार्ड की स्थापना से पहले कितने मतलब ये थे बॉडी थी जो काम करती थी। नाबार्ड से पहले जो आरबीआई के अंडर में काम करती थी वो 3 बॉडी थी। उन तीनों बॉडी का आपको फुल फॉर्म एक्सप्लेनेशन के साथ आपको याद रखना है। एसीडी होता है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट था। आरआरपीसी होगा रूरल, ये आरपीसीसी है ना, आरपीसीसी है ये, आरपीसीसी रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल। उसके बाद है एआरडीसी है एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ये कॉर्पोरेशन। तो ये तीनों जो बॉडी है ये मेनली काम करती थी। आगे चल के शिवरमन समिति, जो ग्राफिक कार्ड समिति ने क्या कहा, इन तीनों को मर्ज करके नाबार्ड की स्थापना कर देना चाहिए करके बोला, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा नाबार्ड, ये नाबार्ड है, नाबार्ड किस दिन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया? अब देखिए यहाँ पे आपको फंसा सकता है।
5 नवंबर 1982, 5 नवंबर 1981, 5 दिसंबर 1982 और 5 दिसंबर 1981। अगर मैं यहाँ पे बोल देता, एक ऑप्शन ई रख देता और यहाँ पे लिख देता मैं 12 जुलाई 1982, तो आपका आंसर यही होता, ई, है ना। लेकिन ये आंसर सही नहीं है। इसने बोला नाबार्ड किस दिन राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया गया। नाबार्ड लागू तो हुआ, मतलब नाबार्ड लागू तो हुआ कब, देखिए स्थापना तो हो गई इसकी, ये आपका सॉरी लागू नहीं, स्थापना हो गया 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ, लेकिन इसने अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया, फोर्स में कब आया, तो वो है आपका 5 नवंबर 1982 को। और इसकी शुरुआत किसने किया है, तो आपके श्रीमती इंदिरा गांधी जी। दोनों में अंतर है ना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को और नाबार्ड कब फोर्स में आया, वो आया आपका 5 नवंबर 1982 को। तो आंसर ये हो गया आपका 5 नवंबर 1982, किसके द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कृषि बैंकिंग कॉलेज कहां पर स्थित है, यह भी नाबार्ड के द्वारा स्थापित किया गया है और यह है आपके पुणे में, ठीक है। चलो उसके बाद है निम्न में से क्या ग्राफिक आर्ट समिति का विस्तृत रूप है। वही ग्राफिक आर्ट समिति जिसका गठन कब हुआ था, मैं बार बार लिख रहा हूं, 30 मार्च 1979 को इसकी स्थापना हुआ था। और ये कमेटी रिपोर्ट कब देगी, यही कमेटी आगे चल के रिपोर्ट देती है, 1981 में रिपोर्ट देती है और इसी रिपोर्ट को मानते हुए आगे चल के नाबार्ड की स्थापना होती है। देखिए ग्राफिक आर्ट का फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए कई लोग ना फुल फॉर्म को सी से प्रारंभ मानेंगे, है ना, आपको चौंकाने के लिए कुछ भी सी से प्रारंभ वाला दे दिया जाएगा पेपर में, तो आप फंस जाओगे यहाँ पे। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर मशीनरी एंड रूरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एरिड लैंड एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ये, आई से इंस्टीट्यूशनल, CRA से क्रेडिट और ए से एग्रीकल्चर एंड आर से क्या हो गया रूरल और डी से हो गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये वाला आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड बैंक है एक, क्या है, वित्तीय कंपनी है, कृषि कंपनी है, सहकारी कंपनी है और पुनर्वित्त कंपनी। मैंने आपको बताया रिफाइनेंस कंपनी किसको बोला जाता है ना, रिफाइनेंस कंपनी किसको बोला जाता है मैंने बता दिया है, तो पुनर्वित्त कंपनी है ना। और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा नाबार्ड क्या है, तो एक बैंक है ना, एक पुनर्वित्त कंपनी है, ऐसे करके अगर दोनों भी ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तभी से आपको ऑप्शन क्या मानना है, रिफाइनेंस कंपनी मानना है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला जाता है ना अपेक्स बैंक एक बैंक है क्या, अपेक्स बैंक एक बैंक है नहीं है ना, भले हम लोग बैंक बोल देते हैं लेकिन वो भी एक रीफाइनेंस कंपनी होती है। अपेक्स बैंक को लोन कौन देता है, नाबार्ड। नाबार्ड को लोन कौन देता है, वर्ल्ड बैंक और आपके ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर वो भी नहीं काम कर रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको लोन प्रोवाइड कराती है RBI के माध्यम से। तो ऐसा बैंक जो उधार लेकर खुद दूसरे को उधार दे वो होता है रिफाइनेंस कंपनी, है ना। और बैंक वो होता है जिसको क्या किया जाता है, उसमें लाभ कमाने की क्या हो जाए, उसमें स्वभाव पाया जाता है, ठीक है। एक तरफ से पैसे लेती है, दूसरी तरफ से उससे ब्याज निकालती है, तो वो आपका बैंक का एक विशुद्ध फार्मूला है। लेकिन रिफाइनेंस अगर शब्द आया किसी में तो आपको रिफाइनेंस मार के आना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 एवं जो 2008 में पारित हुआ में केंद्र सरकार को नाबार्ड की अधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से कितने रुपए तक बढ़ाने का अधिकार दिया गया। अब देखिए नाबार्ड जो एक्ट था इसमें आप थोड़ा सा देखिएगा, हड़बड़ी नहीं करिए, समझने की कोशिश करिए। 1980 एक्ट का जो एक्ट आया था, एक्ट 1980 में जो नाबार्ड का एक्ट आया था उसमें इसकी अंश पूंजी कितनी थी, 100 करोड़। 100 करोड़ तो अंश पूंजी थी, लेकिन किसी भी स्थिति में नाबार्ड क्या कर सकता है, इस 100 करोड़ को पार करके, मतलब इसका टर्नओवर पूरी तरह से कितना हो सकता है, इसका हो सकता है 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ इसको ये इतने तक ये टर्नओवर रख सकता था। लेकिन जब 2017 में नाबार्ड संशोधन विधेयक आया तो इसमें मैंने बताया ना 2017-16 में कितना था इसका, ये आ गया था, वो बढ़ते जा रहा था। नाबार्ड की अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं तो बढ़ते जा रही थी, इसलिए इसके जो पैसे हैं इसको टर्नओवर को बढ़ाने के लिए 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया और इस 5,000 करोड़ को बढ़ाकर एक्ट जो संशोधन एक्ट था, संशोधन एक्ट 2017 में इसको बढ़ाकर ये कितना कर दिया, 30,000 करोड़ कर दिया, ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि वर्तमान में नाबार्ड की टर्नओवर क्षमता कितनी निर्धारित की गई है तो ये है आपका 30,000 करोड़, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत नाबार्ड की पूंजी 100 करोड़ रुपए तक हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने
द्वारा आरबीआई से परामर्श करके कितना बढ़ा सकते हैं। अब देखिए वही जो बताया मैं, ये नाबार्ड अधिनियम 1981 की बात कर रहा है, जो मैंने पीछे ही बता दिया। ये 5,000 करोड़ था, ठीक है, इतना तक वो बढ़ा सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के प्रथम अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, सीव रमन जी थे प्रथम अध्यक्ष, जो ग्राफिक समिति के अध्यक्ष थे, है ना। उसके बाद अभी कौन है, श्री साजी के भी है, ये तो आंसर ये हो गया। उसके बाद है निम्न में से किसे 100% CSR कंपनी माना जाता है। सबसे पहले तो आपको जानना होगा CSR कंपनी क्या है ना। CSR कंपनी क्या है, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसके अंतर्गत आता है, ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। 1956 कंपनी एक्ट, इसके अंतर्गत ये काम करता है। अभी इसको चेंज कर दिया है कंपनी एक्ट को, किसमें, 2013 में। 2013 कंपनी एक्ट है, तो दो कंपनी एक्ट है। कुछ कुछ अंश हम लोग अभी किससे लेते हैं, कंपनी एक्ट 1956 से लेते हैं, कुछ कुछ अंश है हम लोग 2013 में लेते हैं, 13 वाले एक्ट से लेते हैं। ठीक है, तो CSR अभी वर्तमान में कितना है, अगर कोई कंपनी मान लीजिए टाटा की कंपनी है, वो बस्तर क्षेत्र में एक प्लांट डालती है। अब प्लांट डालने के बाद उसे 100 कितना % आपका 100 करोड़ का उसको मुनाफा होता है, लाभ कमाती है कंपनी। ठीक है, तो उसमें उसको कितना % 100 करोड़ का उसको इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब समाज के लिए। देखिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम ही है, समाज के लिए उसको कितना पैसा, उसकी जो टर्नओवर हुआ या फिर शुद्ध लाभ हुआ, उससे उसको कितना पैसा उसको इन्वेस्ट करना है समाज के लिए, उसको बोलते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया में अभी कितनी है, ये बहुत समय से ये 2% ही है ना, 2% ही है वर्तमान में। तो देखिए निम्न में से किसे 100% CSR कंपनी माना जाता है, RRB को, RBI को, SBI को, नाबार्ड को। तो इसका आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड क्या करता है, पूरी तरह से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काम करता है, मतलब अपना 100% पैसा वो समाज के उत्थान के लिए, ग्रामीण उत्थान के लिए, ग्रामीण संरचना के उत्थान के लिए प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको 100% CSR कंपनी माना जाता है। नाबार्ड कितने तरह की लोन उपलब्ध कराती है, अब लोन कितने तरह की उपलब्ध कराती है, 1 2 3 4, तो लोन तो 3 ही प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आपका लघु अवधि का ऋण, एक होता है आपका मध्य अवधि का ऋण, एक है आपका दीर्घ अवधि का ऋण। तो ये 3 प्रकार के लोन प्रोवाइड कराता है कौन, नाबार्ड कराता है। अब इसको भी देख लेते हैं, लघु अवधि का ऋण। ये अमूमन देखिए नाबार्ड के अंतर्गत बहुत सारे बैंकों को लोन उपलब्ध कराया जाता है। व्यापारिक बैंक है, RRB है ना, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ना, NHB है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, या फिर सोसाइटी कॉर्पोरेटिव जो बैंक है, स्कार्ड्स बैंक है, इन सभी बैंकों को उपलब्ध कराती है। लेकिन उस सभी बैंकों के लिए नाबार्ड ने अलग अलग दरें तय की है। नाबार्ड की दरें अलग अलग बैंकों पर अलग अलग रहती है, इसलिए इसका अगर आप पूछोगे, ये तो हमने कई जगह कितना पढ़ा था, तो ये है आपका 0 से 18 माह के बीच में, ये मैंने पढ़ा था। अगर आप बोल रहे हो कई जगह और पढ़ रहे हो, तो वो सब सही है, अलग अलग बैंकों के हिसाब से वो अलग अलग क्या कराती है, लोन उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी लोन उपलब्ध कराएगी, तो इसका भी क्या रहेगा, लघु अवधि के ऋण में किस लिए दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, खाद लेने के लिए, कीटनाशक लेने के लिए, है ना, या फिर जो कोई तालाब है, छोटा सा तालाब है, उसको बनाने के लिए वो जो लोन प्रोवाइड कराएगी वो लघु अवधि के लिए रहेगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये लोन प्रोवाइड करा रही है, तो ये मध्य अवधि का लोन अगर प्रोवाइड कराती है, जैसे ट्रैक्टर लेना है, थ्रेसर लेना है, हार्वेस्टर लेना है, जो 4 से 5 साल के बीच में वो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है एक किसान परिवार के लिए, तो उसके लिए हो गया आपका मध्य अवधि का ऋण हो गया। दीर्घ अवधि के ऋण में क्या हो गया, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना किसान का, उसको भूमि सुधार करना है, तो उस क्षेत्र के लिए दीर्घ अवधि का ऋण ये उपलब्ध कराया गया, या फिर बहुत बड़ा प्लांट उपलब्ध ये कराना है। जैसे कि आप कोंडागांव का एक किसान के नाम सुने होंगे ना, जो हेलीकॉप्टर वाला किसान के नाम से फेमस था, उसको अगर लोन उपलब्ध कराएगी कौन, नाबार्ड के द्वारा के अंदर में काम करने वाले कोऑपरेटिव बैंक अगर उसको लोन प्रोवाइड करा रही है, तो दीर्घ अवधि का ऋण रहेगा। ये आपको याद रखना है, कहीं पे कीटनाशक दे दिया जाएगा, कहीं पे खाद दे दिया जाएगा, कहीं पे छोटे तालाब दे दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में कि इसके लिए नाबार्ड द्वारा
कौन से प्रकार के ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो वो लघु ऋण, लघु अवधि का ऋण कहलाएगा। ठीक है, ओके चलो। नाबार्ड का पूरे देश भर में कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? ठीक है, अब इसकी जो आपका निदेशक मंडल है, क्या बोलते हैं, नाबार्ड जिसके माध्यम से प्रशासन करता है उसको बोलते हैं निदेशक मंडल, निदेशक मंडल बोलते हैं। इस निदेशक मंडल में कितने कितने लोग काम करते हैं? देखिए, निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है ना, और 3 निदेशक होते हैं। तीन निदेशक होते हैं और 3 कितने होते हैं? अन्य निदेशक होते हैं। अगर नाबार्ड को लगता है कि ये 3 निदेशक उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, तो वो आगे चल के और क्या कर सकती है? 3 अन्य निदेशकों की नियुक्ति कर सकती है ना। इसमें एक आपको एक चीज याद रख लेना पड़ेगा, अगर पूछे आपका निदेशक मंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं नाबार्ड के, तो आपका जो आंसर रहेगा वो 7 सदस्य। एक अध्यक्ष रहते हैं, 3 निदेशक रहते हैं, 3 अन्य निदेशक हो सकते हैं। ठीक है, ये निदेशक मंडल है, ये आपको याद रखना ही है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पूछा गया है पूरे देश भर में कुल कितने क्षेत्र। अब नाबार्ड के का मुख्यालय है मुंबई में, अब उसको पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, बस्तर जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उसको लोन प्रोवाइड कराना है, अपने संस्थाओं की जो समाज कल्याणकारी जो योजनाएं चलानी है उसको ये करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उससे क्षेत्रीय कार्यालय तो होना चाहिए ना। तो पूरे देश भर में सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में 36 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है ना, वहां पे कुल कितने इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 31 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। इसको आपको याद रख लेना है, ये साइड से दिया गया आंकड़ा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने प्राकृतिक, 1 मिनट यहां पे और देख लेते हैं। ये जो निदेशक मंडल है उसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय वाली बात आई, तो इसका मैं देख रहा हूं क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय तो हो गया इसका कुल 31 क्षेत्रीय कार्यालय है ना। अगर इसमें प्रशिक्षण संस्थान की बात किया जाए, नाबार्ड में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? ठीक है, इसमें प्रशिक्षण संस्थान की बात किया जाए तो ये आपका 4 प्रशिक्षण संस्थान है और 31 क्षेत्रीय कार्यालय है। और अगर आपसे पूछे नाबार्ड में कितने संगठन वर्तमान रूप में, वर्तमान समय में जुड़े हुए हैं, तो वो आपका संगठन कितने हैं? संगठन, जुड़े हुए संगठन, ये है आपके 4000 से अधिक। याद रखिएगा, पूरा साइड से लिया गया आंकड़ा है ना, इसको आपको याद रख लेना। 4000 से अधिक संगठन, से अधिक संगठन। और जो ये क्षेत्रीय कार्यालय है इसके जो प्रमुख को बोलते हैं मुख्य महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक बोलते हैं इसके हेड को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कार्यक्रम है ये? ठीक है, ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम चालू किया गया है। तो वो कार्यक्रम क्या है? जीवा है, जीवात्मा है, प्रकृति है, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर देना है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जीवा। जीवा क्या है भाई? तो जीवा की स्थापना प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, अब देखिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ये योजनाएं चला रही है ना। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात किया जाए तो परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना ये 2016 से चालू है। और राज्य सरकार के द्वारा क्या है? राज्य सरकार के द्वारा एक है आपका जैविक खेती मिशन चलाया गया है, जैविक खेती मिशन, ये 2014 से चालू है ना। इसको आपको याद रख लेना। इन दोनों को भी फंड कौन उपलब्ध कराता है? आपके नाबार्ड ही उपलब्ध कराता है। लेकिन नाबार्ड ने खुद के तरफ से एक कार्यक्रम चालू किया है जिसका नाम है जीवा कार्यक्रम। तो जीवा कार्यक्रम क्या है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत जो हुई थी 9 फरवरी को हुई थी और कितने राज्यों में है? तो 11 राज्यों में है। इसको आपको याद रखना है, पूरी डाटा आपको याद रखना है। इन्वेस्ट कितना है? तो अगर हेक्टेयर की बात किया जाए, हेक्टेयर है ये 50,000 है, ये 5,000 नहीं है, ये 50,000 है पर हेक्टेयर। इसमें क्या दिया जाएगा? उनको जो किसान अगर ये कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा? सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
ओके, तो 11 राज्यों में चल रहा है और 50,000 पर हेक्टेयर इसमें योगदान दिया जाएगा नाबार्ड के द्वारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आरबीआई नाबार्ड के निदेशक बोर्ड के लिए कितने निदेशकों की नियुक्ति करता है? आरबीआई नाबार्ड के निदेशक, अब देखिए मैंने अभी बताया आपको किस प्रकार से निदेशक बोर्ड होता है, उसमें निदेशक बोर्ड के लिए कितने निदेशकों की नियुक्ति करता है, तो उसमें कितने निदेशकों की नियुक्ति करेगा, ये हो जाएगा आपका 3 निदेशक की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगर पूछे कि निदेशक बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं तो 7 सदस्य होते हैं। आरबीआई के द्वारा कितने निदेशक बोर्ड के रूप में निदेशक का नियुक्ति किया जाता है, तो 3। तो अभी बताया ना, एक अध्यक्ष होता है, 3 निदेशक होते हैं और 3 अन्य निदेशक होते हैं, तो 3 3 6 एक साथ हो गया। इसको आपको याद रखना है। और निदेशक बोर्ड के में जो निदेशक की नियुक्ति करती है वो कौन ही करती है? आरबीआई करती है ना, इसको आपको याद रख लेना। देखिए ये आ गया, ये एक अध्यक्ष होता है, विशेषज्ञ। अब जो 3 निदेशक बोर्ड की नियुक्ति करेगी वो किन किन क्षेत्रों में मतलब विशेषज्ञ होने चाहिए, है ना। तो देखो, एक है आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दूसरा है ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ होना चाहिए, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में इसको क्या होना चाहिए, आपका एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास में, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन आपका ये हो गया, नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। वित्तीय योगदान, अब नाबार्ड ऐसे ही काम नहीं करता है ना, सिर्फ लोन प्रोवाइड नहीं करता, वो खुद से अपना कार्यक्रम का चालू करता है। जैसे कि अभी नाबार्ड ने क्या किया, 2023 में अभी डेयरी उद्यमिता विकास योजना लाया है नाबार्ड ने। ठीक है, उसके अंतर्गत कितना सब्सिडी दिया जाता है, 25% सब्सिडी दिया जाता है दुग्ध उत्पादक को, है ना, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें क्या है, वित्तीय योगदान में या फिर वित्तीय संस्थान, योगदान और संस्थान एक ही है। देखो अब इसमें क्या है, रीडा, रीडा नहीं है, वो RIDF है, जिसको बारे में मैंने अभी आपको बताया। RIDF 1995 रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये क्या करती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना, आपका प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना है, इनसे संबंधित जितने भी फंड उपलब्ध कराए जाते हैं वो RIDF में उपलब्ध कराए जाते हैं, और इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इस फंड के माध्यम से ही उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। मतलब लाभार्थी को इसी फंड से ही क्या किया जाता है, उसका भुगतान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक है आपका नीडा, नीडा का फुल फॉर्म, सबका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो इसका फुल फॉर्म है नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट, है ना। तो ये क्या करेगा, नीडा की स्थापना इसीलिए ही की गई है कि ये किसका सहयोग कर सके, RIDF का। RIDF में वित्तीय बोझ ज्यादा बढ़ रहा था और वो कार्य में डिले हो रहा था, तो उसको एक और ब्रांच में एक बांट दिया गया, उसका नाम था नीडा, तो नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंट। ओके, उसके बाद अगर गोदाम और अवसंरचना की बात किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, WIF बोलते हैं, जिसको वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोलते हैं। तो कोर्स क्या है, WIF। तो इसकी स्थापना हुआ था 2013-14 में हुआ था, सब डेट आपको याद रख लेना। नाबार्ड में कितना है, 5,000 करोड़ की राशि के साथ स्थापन किया जाता है इसका। ठीक है, 5,000 करोड़ राशि इसमें प्रावधान किया गया था। अब इसमें क्या होगा, जैसी कोई सहकारी सोसाइटी है, सहकारी सोसाइटी या फिर जो आपका मार्कफेड है, धान की खरीदी करती है। अब मार्कफेड तो धान की खरीदी कर रही है, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, लौटते हुए मानसून के कारण से छत्तीसगढ़ में वर्षा हो जाती है। मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देके बता रहा हूं। तो उसका जो ये करने के लिए शेड का निर्माण करना है, गोदाम का निर्माण करना है, वेयर हाउसिंग का निर्माण करना है, उन सभी धान या चावल को यहाँ पे जमा करने के लिए, तो ये जो योजना लाया गया, ये गोदाम और संरचना कोष जो लाया गया वो 2013-14 में लाया गया, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। 5,000 करोड़ राशि के साथ इसको चालू किया गया। ठीक है, इतना याद रख लेना है। उसके बाद एक है आपका दीर्घकालीन सिंचाई कोष, ये आया 2016 में, जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई इंडिया में। इसका ध्येय वाक्य आप लोग पढ़ते होंगे, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। 99 योजनाओं को चालू किया गया, उसी में इसने क्या किया, दीर्घकालीन सिंचाई कोष की स्थापना करी। ओके, तो ये 99 सिंचाई परियोजनाओं के लिए है, और इसकी स्थापना 20,000 करोड़ की आरंभिक पूंजी लागत के साथ इसकी स्थापना किया गया। ये सभी आपको क्वेश्चन में क्या आएगा, नाबार्ड से संबंधित कौन कौन से संस्थान वर्तमान में कार्यरत हैं, या फिर निम्नलिखित कौन कौन से संस्थान नाबार्ड के अंतर्गत कार्य करते हैं, ये आपको पूछ सकता है। अब आएगा ये आपका है दीर्घकालीन सिंचाई कोष, ये उसी को ही बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं, नाबार्ड डेयरी उद्यमिता योजना, ये 2023 में चालू हुआ है। इसमें क्या है, जो दुग्ध उत्पादक संघ है, कोई किसान है या फिर
किसान ही बोलते हैं, दुग्ध उत्पादक को भी आता है ना किसान की कैटेगरी में, ऐसा नहीं है कि वो खेती किसानी कर रहा है वही किसान है। तो देखिए दुग्ध उत्पादक संघ है, अगर वो क्या कर रही है, गौ पालन कर रही है, गौ पालन के माध्यम से वो दुग्ध का उत्पादन कर रही है, तो उसको क्या करना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए डेवलपमेंट करना। अगर मान ले जाए उसको 100 गाय लेनी है, जैसे जर्सी गाय है वो सबसे ज्यादा दूध देते हैं ऐसा करके बोलते हैं, उसको अगर खरीदना है तो उसके लिए जो असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा, उसको अगर लागत लग रहा है, मान लिया जाए 100 करोड़ की लागत लग रही है डेयरी संस्थान खोलने के लिए किसी किसान को, उसका 25% सब्सिडी कौन देगा, नाबार्ड देगा। ये डेटा आपको याद रखना है, 25% सब्सिडी कौन देगा, नाबार्ड। ये हाल ही का है ना, ये लेटेस्ट है, ये आ सकता है। ओके, उसके बाद है आपका आदिवासी विकास कार्यक्रम। ये आदिवासी विकास कार्यक्रम बहुत वर्षों से चला आ रहा है, जैसे कि आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे में बाड़ी बास विकास कार्यक्रम, बाड़ी बास विकास कार्यक्रम, ये आपका आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही संचालित है। इसमें क्या किया जाता है, जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें उनकी फसलों की रक्षा के लिए बांस की क्यारियां लगाई जाती है या फिर बाड़ेबंदी की जाती है ना। तो ये बाड़ी बांस विकास कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से वो बांस के माध्यम से उसको बाड़ेबंदी किया जाता है, जिसमें वो फसल का उत्पादन कर सके, कुक्कुट पालन कर सके, है ना। तो बाहरी जो जानवर है, आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी जो जानवर है उनसे उसकी रक्षा हो सके, इसलिए बाड़ी बांस विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। ये छत्तीसगढ़ में भी है ना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्व सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, है ना। बैंक लिंकेज कार्यक्रम, स्व सहायता समूह की जो उनके डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशंस जो करनी है, उसको किससे लिंक करना है, बैंक से लिंक करना है ना। जैसे अभी बैंक से किसको लिंक किया जा रहा है, आधार को, है ना। और आधार को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलकर बैंक के माध्यम से उसको लिंक किया जा रहा है, जिसको उसको क्या किया जा सके, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को आसानी से उसको आपका ऋण उपलब्ध कराया जा सके, या फिर उनकी कमाई जो हो रही है उनको डायरेक्ट उसको दिया जा सके। इसलिए आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा कब चालू किया गया, 1992 में। इसके अतिरिक्त नाबार्ड के और क्या कार्य है देखिए, तो जैसे कि जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित इसकी राहत को उसकी उपलब्धता कराई जाती है। जैसे कि महानदी के डुबान क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का, ये सभी चीजें आपको याद रखनी है, जितना भी बताया, बाड़ी बास विकास कार्यक्रम है, महानदी डुबान क्षेत्र कार्यक्रम है, ये सभी बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जलवायु परिवर्तन है, तो इसमें क्या है, महानदी के आसपास के जो डुबान क्षेत्र है वहां पे जलवायु परिवर्तन के कारण से वहां पे बाढ़ ज्यादा आती है, और कई बार तो ऐसा है कि वहां पे सूखे ज्यादा पड़ जाते हैं। तो उन क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए, जहां वहां पे जान माल की हानि होती है, वहां पे वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये जलवायु परिवर्तन कोष की स्थापना की जाती है नाबार्ड के द्वारा। इसी के अंतर्गत इसको ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और जितनी भी छिटपुट योजनाएं हैं वो सभी चीजें नाबार्ड के द्वारा संचालित की जाती है ना। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट में ये करिए, आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और ये जो वीडियो आएगी आगे निरंतर वीडियो आएगी, हर एक दिन एक एक टॉपिक पे वीडियो आएगी, है ना। अगर कहीं पे त्रुटि पाई जाती है तो हम आपको क्या कर देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में वहां पे लिंक कर देंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।